हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सीटेट 2011 में आया हुआ पेपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और इसके अलावा मैंने पहले भी सीटेट 2012 का पेपर अपने चैनल पर सॉल्व करवाया हुआ है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं मैं एक एक करके वो सारे ही सॉल्व करवाऊँगी और अपलोड करते जाऊँगी। तो उसके लिए आप लोग बने रहिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या शब्द है वो क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब है कि शिक्षा पद्धति में पढ़ाई की जाने वाली विषय वस्तु। पाठ्यचर्या का मतलब सिर्फ वो पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु नहीं होता है। इसका मतलब होता है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो ये होता है हमारा पाठ्यचर्या। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो जो खेल पद्धति है छोटी कक्षाओं में वो किस पर आधारित होती है? वो होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। खेल खेल में बच्चे क्या है कि सीख जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। क्या है कि अतीत में कुछ सीखा है उसके आधार पर नई स्थिति में भी अनुक्रिया करता है। तो यह किससे संबंधित है? सीखने का सादृश्यता नियम है या प्रभाव का नियम है या सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम है या तत्परता का नियम है? तो ये है सीखने की प्रक्रिया का प्रभाव नियम, यानी कि अतीत का प्रभाव उसके भविष्य पर भी पड़ रहा है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया जो होता है वो होता है पठन विकार से संबंधित। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो इनको कैसी शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए? तो वो करानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ में। उन्हें बिल्कुल भी अलग महसूस नहीं होने देना चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों के द्वारा विशेष विद्यालयों के विशेष शिक्षकों द्वारा, देखिए इनके लिए जो है कि विशेष विद्यालय बने हैं और उनमें कराई जा सकती है, पर ये हर जगह उपलब्ध नहीं होते। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि इनको सामान्य बच्चों से हमेशा अलग समझा जाए। इनको क्या है कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर वहाँ पे विद्यालय उपलब्ध है तो विद्यालय में जाते हैं। अगला देख लेते हैं, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के प्रति सचेत होना चाहिए। आकलन जो है उपयोगी भी हो और रोचक भी हो। तो इसके लिए किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी की सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना तो विद्यार्थी को लेबल करेंगे ना ही उनमें तुलना करेंगे, ये सारी चीज़ें तो हमें करनी ही नहीं है कभी भी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो प्रतिभाशाली होने का क्या संकेत नहीं? सृजनात्मक विचार थे तो प्रतिभाशाली में होते हैं। अभिव्यक्ति की नवीनता, ये भी प्रतिभाशाली में होती है। जिज्ञासा भी होती है। दूसरों के साथ झगड़ना, ये प्रतिभाशाली का संकेत नहीं है। तो ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करती हैं। इसका श्रेय किसे जाता है? तो ये बोला है जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। तो यह दर्शाता है कि जो बच्चे घर में बात नहीं कर रहे हैं और विद्यालय में बात करें, इसका मतलब वो बोलना तो जानते हैं पर किसी वजह से घर में बोल नहीं रहे हैं। इसका एक कारण है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है जबकि घर में उसको नहीं मिलती होगी मान्यता, तभी तो वो घर में चुप है और विद्यालय में बोल रही है। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? तो जो सही उत्तर है वो हमारा हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान ही कहता है कि हमें विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए एक शिक्षक को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, जो कि ये है। तो ये प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या चीज़ है? तो अभिप्रेरणा से मतलब है कि बच्चे प्रेरित हो रहे हैं शिक्षा के लिए, है ना। चलिए देख लेते हैं, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है अभिप्रेरणा। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है? अलग बिल्कुल नहीं करती है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। शिक्षार्थी को सीखने के प्रति रुचि का विकास। अगर बच्चा प्रेरित है तो उसकी क्या है, सीखने के प्रति रुचि का विकास हो जाएगा। तो ये है ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। सीखना समृद्ध कब हो सकता है? यदि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिनमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो
कोई भी आप देखिएगा पूरी जब भी आप सीटेट का पेपर देंगे, अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है या सीखना क्या है या कौन सी विधि उपयुक्त है, तो सबसे ज़्यादा जो विधि उपयुक्त होगी वो खुद कर कर सीखना, पर्यावरण के साथ जुड़कर सीखना, वास्तविक दुनिया में सीखना, इस तरीके का जो ऑप्शन होगा ना वही सही उत्तर माना जाएगा। ना कि बच्चों को व्याख्या करना है या परीक्षा ले रहे हैं उस पर अधिक ध्यान, ये सब चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। वो खुद से सीखे, पर्यावरण और दुनिया के साथ जुड़कर सीखे, यही हमारा सही उत्तर बनेगा हमेशा ही। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाना चाहिए? तो कौन सा कथन है जिसे सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? तो सीखने की प्रक्रिया में विशेषता क्या है कि सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। सीखना जो है लक्ष्योन्मुखी होता है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया, अगर हम अधिगम नहीं भी कर रहे हैं तब भी अगर जीवन पर्यंत चल रहा है जो हमारा डेली का रूटीन, उसमें भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। लेकिन जो नहीं है वो ये है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, तो ये एकदम गलत है। शैक्षिक संस्थान के अलावा भी हम अपनी वास्तविक दुनिया के साथ, अपने पर्यावरण के साथ जुड़कर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यही जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, तो अगर दृष्टिबाधित विद्यार्थी है कि 7 कक्षा में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 3 कि 7 कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उसकी सहायता करें पर कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ भी उसे बैठने का अवसर दें, जिससे उसे एकदम से ये महसूस ना हो कि वो अन्य से भिन्न है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाना चाहिए? तो एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए उसमें धैर्य और दृढ़ता। अगर बच्चे क्या है कि कुछ बच्चे बहुत स्लो सीखते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, बहुत कई बार उन्हें बताना पड़ता है, यहाँ तक कि जब भी हम उनसे वो सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं हर बार उनको समझाना पड़ता है। तो एक टीचर में सबसे ज़्यादा होना चाहिए पेशेंस, धैर्य। तो धैर्य और दृढ़ता इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो जब तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ कर देता है तो वह अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? उसने क्या किया कि सबको स्वतंत्र कर दिया, जिसे जहाँ बैठना है बैठो। तो कुछ तो ग्रुप में बैठ गए और आराम से साथ में पढ़ रहे हैं, और कुछ क्या कर रहे हैं अकेले अकेले साइड में चुपचाप बैठे हैं। तो जो उनके पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनको ये सही नहीं लगा। अब इससे निपटने का कौन सा तरीका है? तो अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। शिकायत करने से होगा भी क्या? शिक्षक के में कुछ बदलाव आएगा, ना कि सिर्फ शिकायत से काम चल जाएगा। तो अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। बदलने से भी कुछ नहीं होने वाला, उसमें जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा। अगला है कि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो अभिभावक को क्या है, यही सही उत्तर है कि शिक्षक पर भी भरोसा करना चाहिए कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो कुछ बच्चों की भलाई सोच कर कर रहा होगा, और साथ ही साथ अगर उनको कोई समस्या लग भी रही है तो उसे उस शिक्षक के साथ ही डिस्कस करना चाहिए कि आप मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हैं, इस चीज़ से मुझे ठीक नहीं लग रहा है, या आप इसको भी किसी ग्रुप में शामिल करें। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो टीचर को बताएं, तो वो टीचर आपको बताएगा उस अभिभावक को कि उसने ऐसा क्यों किया है। अगला प्रश्न है, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है इसको बढ़ावा दिया है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो बच्चों की बौद्धिक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं वो दी गई हैं जीन पियाजे द्वारा। ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन है, ये आपको जब भी आप सीडी पे पढ़ेंगे ना उसी से पता चलेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो अपने साथ के जो वयस्क हैं उनके साथ सक्रिय हो जा रहे हैं, तो वो है किशोरावस्था। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। नकारात्मक भूमिका बिल्कुल भी नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी नहीं और तटस्थ भी नहीं, अग्रोन्मुखी, आगे से आगे एक भूमिका निभानी चाहिए बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित, क्योंकि निरंतर विकास जो है वो चलता ही रहता है, ये कभी ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है?
तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर कहाँ परिभाषित किया जाएगा? विद्यालय एवं कक्षा वातावरण में। सिर्फ खेल के मैदान में या सभागार या घर में ही उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता। उसके लिए विद्यालय और कक्षा का वातावरण ही सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। इसका मतलब वो सिर्फ जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान ही हो, तो ये उसका लक्षण नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25 को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो एक अभिप्रेरित शिक्षक है, उसका क्या संकेत है कि कक्षा में अधिकतम उपस्थिति उससे अभिप्रेरित है, ये पता नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, वो भी पता नहीं बता ये चीज़ नहीं क्लियर कर सकता कि शिक्षक जो है शिक्षण जो है अभिप्रेरित करने वाला है या नहीं। विद्यार्थियों द्वारा अभिप्रेरित शिक्षण मतलब ऐसा शिक्षण जिससे बच्चों को और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। तो ये क्या है कि या घर से जो काम मिल जाए वो उससे प्रेरित हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे ना। तो इसके लिए हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगर वो बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं इसका मतलब वो और अधिक सीखने के लिए प्रेरित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? बच्चे की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन या सराहना की आवश्यकता, तो बिल्कुल सही है ये। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता भी होती है। इसमें पूछा गया सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। नहीं का आप लोग विशेष ध्यान रखें। शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, इसका सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से कोई लेना देना नहीं है कि शरीर से अवशिष्ट पदार्थ नियमित रूप से बाहर निकलें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो मन का जो मानचित्रण है वो किससे संबंधित है? तो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका। प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उनको सीखने के संबंधित कुछ समस्या है तो उसको संबोधित करने का बेहतर तरीका क्या है? तो वो है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है, अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करें जिसको जैसी समस्या है उस अनुरूप। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है? तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन कर रहा है ना, तो वो हो जाएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 11 वर्ष और उससे ऊपर का बालक क्या करता है कि अमूर्त चिंतन करता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का जो पोषण करता है वो कौन करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराकर ही क्या है सृजनात्मकता का पोषण किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे हमारे सारे CDP के क्वेश्चंस। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ मैं। ये थे सारे CDP के 30 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम इसी पेपर के जो बाकी हिंदी, मैथ, इंग्लिश और जो भी आगे सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनका भी वीडियो एक एक करके लेकर आएंगे और देखेंगे सारे क्वेश्चंस को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।